Hello viewers, in this video we are going to talk about romantic poetry, or which you may call also the romantic period, and the major romantic poet William Wordsworth. So let's start the video. The Romantic Age is also known as the Romantic Era or Romanticism. रोमांटिसिज्म के नाम से या रोमांटिक इरा के नाम से भी जाना जाता है रोमांटिक एज को। ये कब से कब तक था तो हम लोग आगे जिक्र करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि 1798 टू 1837 इट वाज ओके। सो आगे बढ़े तो इट वाज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी, म्यूज़िकल एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट। यह कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में और इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है उसके भी क्षेत्र में एक मूवमेंट के तौर पर उभर कर सामने आई थी। इट वॉज ओरिजिनेटेड इन यूरोप। इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप से ही। इट स्टार्टेड इन द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। यह 18वीं शताब्दी के अंत तक शुरू हुई थी एंड केम टू एन एंड आफ्टर अराउंड 4 years। लगभग 40 साल बाद जो है ये ख़त्म हुई थी। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली कंसिडर्ड फ्रॉम 1800 टू 1850। यह 1800 से 1850 तक लगभग जो है मानी जाती है। It is remarkable for its emphasis on emotion, on individualism। यानी कहा जाए तो ये किस लिए जानी जाती है, तो ये रिमार्केबल है अपने एम्फेसाइज़ के लिए, इमोशन के एम्फेसाइज़ के लिए, और वो भी इंडिविजुअलिज़म। यानी इसमें क्या हुआ कि कोई इंडिविजुअल क्या सोचता है किसी चीज़ के बारे में, उसने अपने ओपिनियन को सभी के सामने रखा। यानी इंडिविजुअलिज़म एक बहुत ही बड़ा फैक्टर था इस एज का। इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ पास्ट एंड नेचर। और ये अपने पास्ट और नेचर के ग्लोरिफिकेशन यानी उसके बारे में बखान करना, उसके लिए भी जाने जाती है। यानी इसमें नेचर और पास्ट के डिस्क्रिप्शन को देखा जा सकता है। इट वॉज पार्टली ए रिएक्शन टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये भी माना जाता है ये कि एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एक रिएक्शन के तौर पर ये सामने आया था जो कि 1760 में हुई। सोशल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स एंड साइंटिफिक रैशनलाइजेशन। और इसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल नॉर्म्स यानी समाज और राजनीति में जो परिवर्तन आए, एंड साइंटिफिक रैशनलाइजेशन, और चूँकि विज्ञान में भी कुछ नई चीज़ें खोज हुई तो इसके कारण से भी। इट ऑल्सो अफेक्टेड पॉलिटिक्स विद इट्स आइडियाज़ एंड थाट्स। इसने राजनीति को भी अच्छा खासा प्रभावित किया। The term romanticism has been derived from the French word romantique। रोमाउंट वर्ड से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से, जिसका मतलब होता है ए रोमांटिक स्टोरी टोल्ड इन वर्स। यानी एक ऐसी रोमांटिक स्टोरी, अद्भुत कहानी जो कि वर्स यानी कविता के रूप में कही जाए। रोमांटिसिज्म फोकस्ड ऑन इमोशंस एंड द इनर लाइफ ऑफ अ राइटर। यह बताती है हमें किसी व्यक्तिगत, किसी पर्सनल, किसी इंडिविजुअल, किसी पार्टिकुलर राइटर के इमोशंस के बारे में और उसके इंटर लाइफ के बारे में, इनर लाइफ के बारे में। इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल लिटरेचर। यह परंपरागत साहित्य से बिल्कुल ही हटकर थी ऑफ दैट टाइम, उस समय के। यानी ट्रेडिशन को इन लोगों ने फॉलो नहीं किया। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रोमांटिक लिटरेचर आर। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें तो जैसे सेलिब्रेशन ऑफ नेचर, इसमें नेचर को सेलिब्रेट किया जाता था, नेचर के बारे में अच्छी बातें कही जाती थी। फोकस ऑन द इंडिविजुअल एंड स्पिरिचुअलिटी। आत्मीयता और व्यक्तिगत रूप से जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस होती थी। सेलिब्रेशन ऑफ आइसोलेशन एंड मेलैंकली। यानी अकेलेपन को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। अकेला रहना खुश करते थे इस टाइम के जो राइटर्स थे, वो नेचर के लैब में रहना चाहते थे, नेचर के माहौल में रहना चाहते थे। एंड मेलैंकली इसलिए भी क्योंकि दुखद, कहीं पर सैड भी देखने को मिलता था, क्योंकि राइटर्स तो चाहते थे कि वो नेचर के इर्द गिर्द रहें, लेकिन लोग इस चीज़ को फॉलो नहीं कर पाते थे ज़्यादा, या फिर वो खुद नहीं होते थे नेचर के गोद में। तो एक तरीके से वो एक डिस्टेंट जो रिलेशनशिप उनका नेचर के साथ था वो देखने को मिलता है। इंटरेस्ट ऑफ द कॉमन मैन, जो सामान्य लोगों की रुचि रही। इन आइडियलाइजेशन ऑफ वीमेन, महिलाओं को एक आदर्श रूप दिया गया। यानी एक तरीके से नेचर को भी महिला ही, स्त्री का ही रूप दिया जाता है और उसमें दिखाया गया कि नेचर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। एंड पर्सनिफिकेशन एंड पैथेटिक फॉलेसी। और
जो इमोशंस जो होते हैं, यानी कितने ज़्यादा हम इमोशनल फुल होते हैं, लाइक वो इमोशंस में हम कुछ भी कर बैठते हैं, वो चीज़ें भी इसमें दिखाई गई। द मूवमेंट एम्फेसाइज्ड इंटेंस इमोशन, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस इसमें इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं, विच वॉज पार्टिकुलरली अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो खास करके प्रकृति की सुंदरता के बारे में थी। इन इंग्लैंड रोमांटिसिज्म बिगैन विद द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स, और ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई लिरिकल बैलेड्स के पब्लिकेशन के साथ। लिरिकल बैलेड्स 1798 में पब्लिश हुई थी फर्स्ट टाइम, विच वॉज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज, जो कि एस टी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। दोनों ने मिलकर लिखा था, दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे और दोनों रोमांटिक पोएट में जो है उन्हें शीर्ष स्थान दिया जाता है। It was published in 1798. William Wordsworth described poetry as the spontaneous overflow of the powerful feelings. यानी विलियम वर्ड्सवर्थ की डिफिनेशन की माने, जो कि इनके अनुसार पोइट्री की डिफिनेशन है, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, जब इमोशंस या फीलिंग्स को की ओवरफ्लो होती है, लाइक बहुत ही ज़्यादा हमारे अंदर कुछ चल रहा होता है, तो उसी की जो ओवरफ्लो होती है या उसी की जो डिस्क्रिप्शन होती है वही पोइट्री होती है इनके अनुसार। विलियम ब्लेक वॉज द थर्ड प्रिंसिपल पोइट ऑफ दिस पीरियड, और कुछ और पोइट्स की बात कर लें तो उसमें विलियम ब्लेक भी शामिल होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए रोमांटिक पोइट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम रोमांटिक पोइट्री की बात करते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बिना इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, तो थोड़ा सा देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। ही इज़ रिमेंबर्ड एज ए नेचर पोएट, उनको एक प्राकृतिक कवि के तौर पर जो है याद किया जाता है। ही इस्टेब्लिश्ड ए रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड द नेचर, उन्होंने प्रकृति और इंसान के बीच एक रिश्ता सा बना दिया, एक संबंध स्थापित कर दिया। ही वॉज बोर्न ऑन 7 अप्रैल 1770 इन कॉकरमाउथ इन कम्बरलैंड, तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1770 को हुआ कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में। ही इज़ आल्सो नोन एज वन ऑफ द लेक पोएट्स, ये लेक पोएट्स में भी इनकी गिनती की जाती है। तो लेक पोएट्स क्या था? तो लेक पोएट एक ग्रुप था पोएट्स का, जिसमें कौन कौन आते थे? हु लिव्ड इन द लेक डिस्ट्रिक्ट्स, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट, इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे। यूनाइटेड किंगडम, जो कि लेक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पड़ता है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में ही पड़ता है। दे वेयर द पोएट्स ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ये 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के पोएट थे। तो इन पोएट्स की बात कर लें तो ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज यानी एस टी कॉलरिज जिसको हम जानते हैं, रॉबर्ट साउदी, तो ये 3 पोएट्स आते थे लेक पोएट्स में। ही बिगेन राइटिंग पोइट्री एट अ वेरी यंग एज, विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत ही कम एज में पोइट्री लिखने की शुरुआत कर दी थी। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज लिरिकल बैलेड्स, वे लिरिकल बैलेड्स के लिए जाने जाते हैं। एज ही वॉज द को ऑथर, क्योंकि वे को ऑथर रहे थे। को ऑथर मतलब सहलेखक, यानी इन्होंने एस.टी. कॉलेज के साथ मिलकर लिखा था। इसमें कुछ कविताएं विलियम वर्ड्सवर्थ की थी और कुछ एस.टी. कॉलेज की भी। किसमें? तो लिरिकल बैलेड्स जो बुक है। द प्रील्यूड, एक और बुक है प्रील्यूड, जो कि एक रोमांटिक एपिक के तौर पर देखी जाती है, इज ऑल्सो ए फेमस वर्क ऑफ हिम, उनकी फेमस वर्क रही। ही हैज़ डीप लव फॉर द नेचर एंड इट्स ब्यूटी, प्रकृति की सुंदरता के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम उनके हृदय में छलकता था। ही सीम्स टू बी अटैच्ड एंड लिव्ड इन ए रूरल इन्वायरमेंट, ऐसा लगता है मानो कि वो रूरल इन्वायरमेंट यानी ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा, ग्रामीण पर्यावरण से काफ़ी ज़्यादा जुड़ाव महसूस करते थे, और वो रहे भी एक समय तक। ड्यूरिंग द ग्रेट डिकेड 1798 से 1808 की बात कर लें, पहले जो दशक रही रोमांटिक पोइट्री की, रोमांटिसिज्म की, ही सक्सीडेड इन इस्टेब्लिशिंग हिज करियर एज ए ग्रेट रोमांटिक पोएट, यानी अपने आप को एक बहुत ही महान रोमांटिक पोएट के तौर पर स्थापित करने में वो सफल रहे। द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हिज पोइट्री आर, अब वास्तव में ये उनकी ही पोइट्री की फीचर नहीं है, बल्कि जितने भी रोमांटिक पोइट्री रही उनकी फीचर कैरेक्टरिस्टिक के तौर पर देखा जा सकता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर देखें। तो सबसे पहली जो इसकी फीचर रही इमेजिनेशन। इमेजिनेशन कहा जाता है कि बहुत ही बड़ा फैक्टर रहा, बहुत ही बड़ा फीचर था, और
और मेजर फीचर्स में से एक है, क्योंकि कल्पना के बिना जो है नेचर को डिस्क्राइब करना संभव नहीं है, नेचर की प्रशंसा करना संभव नहीं है. द पोएट्स ऑफ द 18th century emphasized on wit, but the romantic poets used and emphasized the imagination. यानी 18th century पोएट की बात कर लें तो वे लोग ज़्यादा विट को इम्पोर्टेंस देते थे, यानी बुद्धि. लेकिन जो रोमांटिक पोइट्स थे उन्होंने एम्फेसाइज किया इमेजिनेशन को, कल्पना को ज़्यादा महत्व दिया. इन द रोमांटिक पोएम्स द पोइट्स रिप्रेजेंटेड द नेचर एज ए ब्यूटीफुल. उन्होंने नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया? एक सुंदर, स्ट्रेंज यानी अजीब सा, विचित्र सा, अजीबो गरीब एंड अनसीन साइट, और एक अनदेखा दृश्य के तौर पर. सम ऑफ हिज पोएम्स आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ इमेजिनेशन. उनकी कुछ कविताओं में इमेजिनेशंस को देखा जा सकता है, जैसे कि इंटीमेट ओड, टिंटन एबे एटसेट्रा. टिंटन एबे बहुत ही फेमस पोएम है. आगे बढ़ें तो नेचर स्वाभाविक है, नेचर एक बहुत ही बड़ा फैक्टर, कैरेक्टरिस्टिक रहा इस एज का. वर्ड्सवर्थ इज आल्सो रिगार्डेड एज ए नेचर पोएट. जैसा कि हमने पहले भी देखा कि वर्ड्सवर्थ को एक नेचर पोएट के तौर पर देखा जाता है. मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स आर कंस्ट्रक्टेड रिगार्डिंग नेचर, यानी प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं इनकी ज़्यादातर कविताएं. विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज ए गाइड, और नेचर को एक गाइड के तौर पर दिखाया गया है इनकी कविताओं में. गाइड हो या टीचर हो, एंड मोरल गार्जियन, एक नैतिक अभिभावक के तौर पर भी. टीचर तो स्वाभाविक है, इन्हें जैसा कि मैंने कहा कि एक अच्छा गुरु भी मानते हैं ये लोग, एक आदर्श गुरु के तौर पर देखते हैं नेचर को, क्योंकि इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. ही ऑफ्टन पर्सनिफाइज, वो अक्सर जो है पर्सनिफाई करते हैं. पर्सनिफाई मतलब नेचर को एक इंसान का रूप देते हैं, नेचर, एंड रिगार्ड इट एज सुपेरियर टू एनी अदर एजुकेटर, यानी किसी भी एजुकेटर से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं वो नेचर को. और वास्तविकता भी यही है कि हम नेचर से चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, एज यू ऑल नो. He loves to spend his time in the lap of the nature. प्रकृति की गोद में अपना वक्त बिताना बहुत ही पसंद करते हैं. He also says that nature is a healer. Healer यानी जो हील करे, आपके जख्म को भरे, जख्म को कम करे. सब्जेक्टिविटी इसकी बहुत ही बड़ी फीचर रही, ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स में गिनी जाती हैं. सब्जेक्टिविटी इज़ द की नोट ऑफ रोमांटिक पोइट्री. रोमांटिक पोइट्री की जो है बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो कह सकते हैं जो एक प्रॉपर्टी रही वो थी. सब्जेक्टिविटी क्या होता है वास्तव में, हम बताते हैं आपको. सब्जेक्टिविटी वो होती है जिसमें कि अपने इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है. इन हिज पोएम, या कह सकते हैं इन रोमांटिक पोएम्स, रोमांटिक कविताओं में, ही एक्सप्रेसेस, वो एक्सप्रेस करते हैं हिज पर्सनल थाट्स, अपने व्यक्तिगत विचारों को, एंड फीलिंग्स, और भावनाओं को. फॉर ऑल द रोमांटिक पोएट्स नेचर वॉज एवरीथिंग, यानी सभी रोमांटिक पोएट्स के लिए प्रकृति सब कुछ था. इट वॉज लाइक देयर बिलवेड, ये उनकी प्रेमिका की तरह था. दे लव्ड द ब्यूटी ऑफ नेचर, वे प्राकृतिक सुंदरता को पसंद करते, मोर देन एनीथिंग एल्स, कुछ भी चीज़ से ज़्यादा. एवरी पोइट ऑल्सो हैड देयर ऑन फिलोसफी ऑफ नेचर, और हर कवि की अपनी एक अलग सोच होती थी प्रकृति को लेकर, नेचर को लेकर. अब बात कर लें पैंथेइज्म एंड मिस्टिसिज्म, रहस्यवाद, है ना. दीज टू आर इंटर रिलेटेड, कनेक्टेड टू ईच अदर, यानी ये टर्म्स दोनों जो हैं पैंथेइज्म और मिस्टिसिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए टर्म्स हैं. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ नेचर, ये नेचर के फैक्टर रहे पोइट्री, नेचर पोइट्री के ड्यूरिंग द रोमांटिक पीरियड, इस पीरियड के दौरान. पैंथेइज्म रेफर्स टू मेकिंग नेचर इटसेल्फ डिवाइन, प्रकृति को एक डिवाइन फॉर्म देना, डिवाइन रूप देना, उनको डिविनिटी का सिंबल बताना. यानी डिवाइन का अर्थ क्या होता है? पवित्र, एक बहुत ही आदर्श और पवित्र रूप दिया उन्होंने. पैंथेइज्म का अर्थ यही होता है. दे बिलीव्ड दैट गॉड साइंस थ्रू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर. उनकी मान्यता ऐसी भी रही थी कि गॉड इसी के ज़रिए वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नेचर ही गॉड को रिप्रेजेंट करता है. दे फाइंड हिम इन ऑल द नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, वे सारे नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में गॉड को पाते थे. सच एज शाइनिंग स्टार्स, जैसे चमकते तारे, फ्लावरिंग फील्ड्स, खिलते हुए फूलों से भरे खेत खलिहान, रिवर्स नदियाँ, वाटरफॉल्स, झरने, माउंटेन्स, पर्वत. ह्यूमनिज्म एक लास्ट फीचर रहेगा. द रोमांटिक पोइट्स हैज सिंसियर लव फॉर मैन.
वास्तव में भी इंसान के लिए बहुत ही ईमानदारी भरा प्रेम रहा इनके पोइट्स के हृदय में, रोमांटिक पोइट्स के हृदय में। और द स्पिरिट ऑफ ह्यूमन, और मानव की आत्मा के लिए, वर्ड्सवर्थ आल्सो हैड ग्रेट इंथ्यूजियाज्म फॉर ह्यूमैनिटी। मानववाद के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साह इनके हृदय में, यानी मानवता जो एक आइडियल फॉर्म में होती है, इनको हमेशा प्रोत्साहित किया। एक जो आइडियल ह्यूमैनिटी होती है उसको भी लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया। ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन द सिंपल विलेज फोक सॉन्ग, वो सिंपल सॉन्ग्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखते थे। एंड द पीजेंट्स, और जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके जीवन को लेकर ज़्यादा वो जो चिंतित रहे, या फिर कह सकते हैं उनके जीवन से जुड़े रहे। बिकॉज दे लीव इन कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर, क्योंकि वे प्रकृति के संपर्क में रहे। ही सॉड एडमायरेशन फॉर द डीपली हु टुक पार्ट इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रशंसा की वैसे वॉलंटियर्स की, वैसे जो लोग रहे जिन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हिस्सा लिया, उसका एक हिस्सा रहे। So thank you for watching the video. I hope it was too long, but it was very helpful for you knowing the romantic poetry or the romantic age, and also William Wordsworth as a romantic poet. So thank you once again.